हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतिभा है और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्ट 9 ऑफ 1872 से बना है। ये इम्पोर्टेंट टर्म है आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एक्ट 9 ऑफ 1872 से बना है, इसका मतलब है कि 1872 के एक्ट नंबर 9 से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 इज सेइंग अबाउट शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है जब हम किसी भी लॉ को उसका नाम देते हैं इन शॉर्ट। जैसे कि वी ऑल आर हैविंग आवर नेम्स, तो दिस लॉ इज आल्सो हैविंग इट्स नेम दैट व्हिच वी कॉल एज शॉर्ट टाइटल। तो शॉर्ट टाइटल में ये कहा गया है दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कि इस एक्ट को हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहेंगे। नेक्स्ट इज एक्सटेंट कमेंसमेंट की बात कर रहे हैं। एक्सटेंट का मतलब है कि ये कितने एरिया में या कितनी बाउंड्रीज में ये लॉ अप्लाई करता है। कमेंसमेंट मतलब कहाँ से किस दिन से ये लॉ स्टार्ट हुआ है। तो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अच्छा, होल ऑफ इंडिया से पहले अभी 2019 में दिस एक्ट वाज एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया। इससे पहले ये जेएनके में अप्लाई नहीं होता था। अब 2019 के एक्ट नंबर 34 से ये अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है। तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अलॉन्ग विद कौन से सेक्शन है, सेक्शन 95 है एंड फिफ्थ शेड्यूल, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम कह सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई करता है एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर। मतलब कि इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है वो 1 सितंबर 1872 से है। ये सारे अभी तक जितना हमने बताया है वो एक एक पॉइंट आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीलिम्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सेविंग। सेविंग में हम देखते हैं नथिंग हियर इन कंटेंट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी इंस्टीट्यूट act or regulation not hereby expressly repealed, nor any usage or custom of trade, nor any incident of any contract, nor not inconsistent with the provision of this act। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उन दूसरे लॉज को अफेक्ट नहीं करता है जो ऑलरेडी इन फोर्स हैं, या ना ही किसी कस्टम और ट्रेड यूसेज को अफेक्ट कर रहे हैं, या जो इस लॉ के इनकंसिस्टेंट नहीं है। राइट। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो उसमें किस किन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात की गई है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली या तो होता है या तो नहीं होता है। तो जो नहीं है दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड जो होता है इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो वैलिड है, आई मीन वैलिडिटी है जिसकी। राइट। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट आर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वी शुड नो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को जानने के लिए वी शुड बी मूविंग टुवर्ड्स की डेफिनेशन क्या है, इसकी बारे में समझाया कैसे गया है। तो सेक्शन 2H की हम बात करें तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि अगर हम किसी एग्रीमेंट को लॉ से इन्फोर्स करा सकते हैं तो वो एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अनदर क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के लिए सेक्शन 2E में एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज एन एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस एंड सेट एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। मतलब कि जो प्रॉमिस है या सेट ऑफ प्रॉमिसेस हैं, अगर वो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं बताई गई है, सिर्फ कंसिडरेशन की बताई गई है। तो अगर कंसिडरेशन है, प्रॉमिस है, तो ये एग्रीमेंट बन जाता है। नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि प्रॉमिस कैसे बनता है। तो प्रॉमिस में तब बनता है जब हम प्रपोज करते हैं और अदर पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करने के बाद हम कंसिडरेशन की बात करेंगे कि हाँ दीज आर द थिंग्स वी शुड बी डूइंग टुगेदर एंड इट विल बी एन एग्रीमेंट बिटवीन अस। ठीक है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट तो सारे एग्रीमेंट होते हैं बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एग्रीमेंट होते ही होते हैं, लेकिन जितने भी एग्रीमेंट हैं वो नॉट नेसेसरली दे आर नॉट नेसेसरली अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा ये शॉर्ट टर्म हुआ
अगर हम इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, और एग्रीमेंट हो गया वो वाइडर टर्म हो गया, तो ऐसा भी कहा जाता है कि एग्रीमेंट इज वाइडर टर्म देन कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसमें हम सिर्फ लॉ की बात कर रहे हैं, राइट, कि हमारा जो एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल वाइल लॉ होना चाहिए। लेकिन हम एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखेंगे तो यहाँ लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी की कोई बात नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पर लीगल और इलीगल दोनों तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम दोनों तरीके के एग्रीमेंट्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसीलिए इट इज कॉल्ड एज वाइडर टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज द shorter term, right? Next point is an agreement becomes a contract when the following conditions mentioned in section 2H and section 10 and other sections of the contract are satisfied. हालांकि सेक्शन 10 is basically telling the conditions required for an agreement to become a contract, but हम इसमें और भी other aspects को include कर रहे हैं to provide a more comprehensive view and a proper understanding of this topic. ठीक है, तो सबसे पहले हम एसेंशियल्स देखेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या हैं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले बनाने के लिए हमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है। ऑफर का मतलब होता है प्रपोजल, इंडियन लॉ में कहा गया है। ऑफर टर्म हमने इंग्लिश लॉ में पढ़ा है, यूज़ किया जाता है। एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ऑफर टर्म को ही यूज़ कर रहे हैं थ्रू आउट द लेक्चर। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक पार्टी ऑफर कर रही है और दूसरी पार्टी उसमें एक्सेप्टेंस दे रही है। अगर मान लीजिए कि एक पार्टी ने ऑफर ही नहीं दिया, दूसरे ने ये समझ लिया कि शायद वो हमें सेल कर रहा है ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, और उसने एक्सेप्टेंस दे दी, तो क्या ये एक्सेप्टेंस कंसीडर की जाएगी? नहीं। सिमिलरली अगर किसी ने ऑफर दिया है और एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई है, तो क्या ये ऑफर प्रॉपर प्रॉमिस कंसीडर किया जाएगा? ऑब्वियसली नहीं। तो इसीलिए किसी भी एग्रीमेंट को फॉर्म करने के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ज़रूरी होता है, और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए भी। नेक्स्ट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अब इंटेंशन, जैसा कि हमने देखा है कि क्रिमिनल लॉ में इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ क्रिमिनल लॉ। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट में भी हम देख रहे हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की बाइंडिंग कैपेसिटी देखने के लिए उसके इंटेंशन क्या थे, ये भी हमें लुकआउट करना पड़ेगा। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन मतलब कि क्या पार्टीज के बीच में ऐसा इंटेंशन था कि वो लीगल ऑब्लिगेशन में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे, या लीगल ऑब्लिगेशन के थ्रू अपने आप को बाइंड करना चाह रहे थे। तो ये चेक करने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ में सर्कमस्टांसेस और पार्टीज के एक्शंस और उनकी जो प्रोमिसेस थे उनको हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज सी, दैट इज देयर इज सम कंसिडरेशन फॉर इट। मतलब कि आपकी जो भी प्रॉमिस हुई है आप लोगों के बीच में, उन पार्टीज के बीच में, उनके लिए कुछ कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब हो गया आपका उसके कुछ कीमत देनी पड़ेगी। अब कीमत सामान में हो सकती है, किसी काम के थ्रू हो सकती है। मान लीजिए कि उसने कहा तुम मेरे लिए ये करना, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, दैट्स इट। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन एग्जैक्टली किस रूप में हो सकता है, किस फॉर्म में हो सकता है, इसके लिए कोर्ट ने भी बाउंडेशंस नहीं लगाई हैं। इट कैन बी इन एनी फॉर्म, बट इट शुड बी लॉफुल। कंसिडरेशन हैज टू बी वेरी लॉफुल एंड इट मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू, जो सामने वाले के लिए वो कुछ कर रहा है उसके लिए वो वैल्यूएबल हो। ऐसा नहीं है हमने कहा आप हमें कुछ रुपए दे देना और आप हमें नकली रुपए ले आए, तो दैट इज नॉट कंसिडरेशन, राइट। तो कंसिडरेशन एक तरीके का प्राइस है जो प्रोमिसर प्रोमिसरी एक दूसरे के साथ पे करने की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं सेक्शन द नेक्स्ट पॉइंट डी की बात करते हैं। द पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट a minor or person disqualified by law, example alien, enemy, convicts or are incompetent to contract। मतलब parties must be competent to contract का क्या मतलब हो गया कि जो parties हैं जिनके बीच में, या जो parties enter करना चाह रही हैं, मान लीजिए एक ये पार्टी है और एक ये बी पार्टी है, ठीक है। ए एंड बी पार्टी क्या कर रही हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाह रही हैं। लास्ट लेक्चर में हमने म्यूचुअलिटी की बात की थी। म्यूचुअलिटी में इक्वालिटी ऑफ राइट्स होता है। इक्वालिटी ऑफ राइट्स की जब हम बात करते हैं तो वो तब आते हैं जब पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। अगर मान लीजिए कि ये स्मगलिंग करता है, ये बेचारा अच्छा सा एक डीलर है, लीगल डीलर है, तो इनके बीच में भी इनकॉम्पिटेंसी हो गई। तो कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट की हालांकि सेक्शन में जो बात कही गई है दैट इज कि वो माइनर नहीं होना चाहिए। इंडिया में मेजोरिटी की एज आपकी 18 ईयर्स है,
18 साल के बाद आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं और उसको एनफोर्स करा सकते हैं। दूसरा है कि पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कि अगर कोई पर्सन जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, मान लीजिए कि वो मर्डरर है या ऐसा कन्विक्ट है जिसके पास राइट्स ही नहीं है, तो वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, या इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी हो गया, एनीथिंग विच सेज लॉ कि इट कैन बी डिस्क्वालीफाइड, तो वो हम उसे एलियन एनिमी जैसे एग्जांपल यहाँ हमने दिया हुआ है, और कॉन्विक्ट्स हैं और इनकॉम्पिटेंट टू, दे आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज द कंसेंट इज देयर कंसेंट इज फ्री। फ्री का मतलब हो गया, ऐसा नहीं है कि मुफ्त में मिल गई। द कंसेंट इज फ्री मतलब दैट इज बियॉन्ड एनी यू नो ऑब्स्ट्रक्शंस, जैसे कि कोर्शन, डरा धमका के काम कर रहे हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं, या फिर फ्रॉड कर रहे हैं, या मिसरिप्रेजेंटेशन से उसकी कंसेंट ली गई है, या मिस्टेक से उसकी कंसेंट ली गई है, तो वो कंसेंट हम फ्री कंसीडर नहीं करते हैं। कंसेंट फ्री का मतलब हो गया कि अपनी स्वेच्छा से, अपनी बिना किसी बाउंडेशन में आकर के, बिना किसी कंपल्शन में आकर के आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए अपनी कंसेंट दी है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑब्जेक्ट, देयर ऑब्जेक्ट इज लॉफुल। लॉफुल का मतलब हो गया है कि कुछ लीगल काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ अनलॉफुल सा नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। लॉफुल को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया है, विच इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसा कुछ पब्लिक पॉलिसी जो है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, या फिर फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली बेईमानी तो अनलॉफुल हो गई ना, तो ये ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो लॉफुल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी कि वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट कोई नहीं होना चाहिए जिसको हम एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किया जा सके, राइट। जैसे कि एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, मान लीजिए शादी ना करने का एग्रीमेंट कर लिया है कि इसके साथ ऐसे शादी नहीं करनी, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ऐसा एग्रीमेंट कर लिया आपने पैसे की पावर दिखा करके कि सामने वाले के साथ ट्रेड, तुम्हें ऐसे ऐसे ट्रेड अपना नहीं करना है, ऐसे तुम बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, या कोई कोई इन दोनों में से कोई कंडीशन, या ऐसी कोई कंडीशन जिससे कि एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर किया जा सके, वो एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट इज द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वेग और अनसर्टेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टर्म है आपका वो वेग और अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको ऑयल में कॉन्ट्रैक्ट करना है, अब सिंपली व्हाट यू टोल्ड कि आई वांट टू परचेज दिस क्वांटिटी ऑफ ऑयल फ्रॉम यू। अब ऐसा तो बोल दिया है कि आपने ऑयल खरीदना है, बट आपने तो डिफाइन ही नहीं किया है कि कौन सा ऑयल खरीदना है। अब भाई साहब ये 10 तरीके के ऑयल में डील करते हैं, तो ये एग्रीमेंट कैसा हो गया आपका, वेग हो गया, अनसर्टेन हो गया, क्लियर ही नहीं हुआ कि आप किस एग्रीमेंट में, इस एग्रीमेंट में किस ऑयल की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि ये अनक्लियर है, तो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी पे हम एग्रीमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाह रहे हैं तो हमारी टर्म्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए और खरी खरी बात होनी चाहिए, है ना, कट टू कट बात होनी चाहिए, कोई अनसर्टेनिटी जैसी बात नहीं होनी चाहिए, वेगनेस नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर ये मिस्टर ए केवल मस्टर्ड ऑयल में डील कर रहे होते, ठीक है, और हमने कहा कि हम आपसे 10 बैरल्स ऑफ ऑयल खरीदना चाहते हैं, या 10 10 या 10 कैन, कुछ भी हो सकता है, तो इतना पर्टिकुलर हमारा एग्रीमेंट है, तब यहाँ पर ऑयल को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं थी, और ये ऐसा एग्रीमेंट सर्टेनिटी को इंट्रोड्यूस करता है, राइट। नेक्स्ट इज द एग्रीमेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, अब मान लीजिए कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जिसको हम परफॉर्म ही ना कर पाए, जैसे कि चांद तोड़ के लाना, राइट। हमें कह दिया कि नहीं, अब क्योंकि हम आर्ट से हैं और हमने बोल दिया अब हम एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग सीक्रेटली एक न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। ये कैसा एग्रीमेंट है, पॉसिबल ही नहीं है बनाना। एक तो आर्ट से, ऊपर से न्यूक्लियर, तो कुछ भी नहीं आएगा हमें। तो ये कैसा है कि इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मेंस है। तो सेक्शन 56 एक्सप्रेसली कहता है कि हमें ऐसे कोई एग्रीमेंट में टर्म्स नहीं रखने चाहिए जो कि इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मेंस हैं। तो ऐसा कोई अगर हम करते हैं, तो ये एग्रीमेंट करते हैं, तो ये एक्ट जो है वो वॉइड होने की वजह से एग्रीमेंट भी वॉइड हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका लीगल फॉर्मेलिटीज़। लीगल फॉर्मेलिटीज़ की तो इम्पोर्टेंट बात है, हालाँकि ये अनइम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ओरल है, आप ओरली कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे रोज़ हम लोग सामान लेने जाते हैं शॉप में, तो ये भी एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ओरल हो रहा है, रोज़-रोज़ हो रहा है, तो उसमें राइटिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राइटिंग में भी ज़रूरी होता है अगर हमें वैलिड और वैलिडिटी प्रूव करनी है, या हमें अपनी अपने पॉइंट्स को बहुत क्लियर रखना है, कहीं बाद में कोई मुकर ना जाए, इसलिए राइटिंग का होना भी ज़रूरी होता है। तो कुछ जब हम बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में एग्रीमेंट्स में एंटर करते हैं, तो या डीड्स बनाते हैं, तो हम उसे बेसिकली राइटिंग में रखते हैं, और राइटिंग गिव्स अस एन एज ओवर द ओरल कॉन्ट्रैक्ट, राइट? But in certain special cases, the act lays down the agreement to be valid must be in writing and registered. An agreement to make a gift must be in writing and registered. Section 25. कुछ कंडीशंस की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को नेसेसरली दे हैव टू बी इन राइटिंग। जैसे कि हमारा प्रॉपर्टी एग्रीमेंट खरीद रहे हैं, ठीक है, और ये आपकी गिफ्ट की बात कर रहे हैं, ये भी गिफ्ट में प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं भाई साहब, कि गिफ्ट की अगर जो बात है, तो गिफ्ट भी हमारी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और भी कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर बात करें, तो वो भी हम राइटिंग एंड रजिस्टर्ड दोनों कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मिलेंगे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप वो बिल्कुल हमें शेयर कर सकते हैं, सो दैट आई कैन स्टार्ट विद अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो एज पर योर डिमांड। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।